हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम टिफर और इम्यूनोलॉजी की वीडियो अल्टरनेट डे पे लाएंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर हम इस तरह से ला पाएंगे क्योंकि आपका रिस्पांस जस्ट न्यूट्रल है। मे भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं अपने पीएचडी से आपके लिए टाइम निकाल के लाता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बट आपका कोई सपोर्ट नहीं है। ना ही आप वीडियो को लाइक करते हो। बस लाइक करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत कमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ख़राब लगा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो। डेफिनेटली मैं आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हो मेरे लिए। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स इम्यूनोलॉजी के देख चुके हैं। बाकी मॉर्निंग डोज की वीडियोस में भी हम लोग सेल बायोलॉजी के कंसेप्ट देख रहे हैं, साथ में माइक्रोस्कोपी के कंसेप्ट देखे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसा कि मार्फोलॉजी स्टडी पहले ही कर चुके हैं सेल का। तो अभी तक हम लोगों ने लिम्फाइड लीनिएज की सेल्स देखी थी, जिसमें आपका टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल कलर सेल्स आते हैं। सेम उसी तरह अब हम माइलॉइड के देख रहे हैं। माइलॉइड का जो है थोड़ा बहुत सेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, अब इस वीडियो में भी हम माइलॉइड का देख रहे हैं। तो मोनोसाइट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बोन मैरो। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके बोला था, वो ये बोला था इम्यून सेल में जितने भी, इम्यून सिस्टम में जितना भी सेल पार्टिसिपेट करता है, सारे के सारे सेल जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में बनने के बाद ये रिलीज होके अपने इधर उधर चले जाते हैं। सबसे पहले बोन मैरो से आपका मोनोसाइट रिलीज होता है। अगर हम मोनोसाइट की बात करेंगे कि मोनोसाइट बोन मैरो में बनेगा और मोनोसाइट बोन मैरो से रिलीज होगा, सर्कुलेट इन द ब्लड, ब्लड में जाके सर्कुलेट होगा। एंड यह टिश्यू में, जैसे मान लो कि दिस इज द बोन मैरो, इस बोन मैरो से आपका ब्लड, ये जो है ये मोनोसाइट्स आपका ब्लड वेसल्स में इंटर करा, फिर इस ब्लड से आपका मोनोसाइट टिश्यूज में इंटर करेगा। तो जब ये ब्लड बोन मैरो से ब्लड में इंटर करेगा तो यह आपका मोनोसाइट ही होगा, मतलब मोनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। बट जैसे ही यह मोनोसाइट ब्लड से टिश्यूज में इंटर करता है, यह यहाँ पे जाके दो तरीके का सेल बनाता है। एक को हम डेंड्राइटिक सेल कहते हैं और दूसरे को हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जिसको हम M5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस में क्या डिफरेंस है। एक आपका मोनोसाइट जो है वह जाके टिश्यूज में कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो ऐसे सेल जो कि लॉन्ग प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें लॉन्ग आर्म लाइक प्रोसेसेस निकली होती है, दैट इज कॉल्ड DC सेल या डेंड्राइटिक सेल्स, फाउंड इन द वेरियस टिश्यू, जिसमें एक सबसे ज़्यादा फेमस है लैंगरहांस सेल ऑफ द स्किन। दिस इज द डेंड्राइटिक सेल। अगर लैंगरहांस सेल आपसे पूछा जाए कि स्किन के अंदर पाई जाने वाली लैंगरहांस सेल्स किसका एग्जाम्पल है, डेफिनेटली दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंड्राइटिक सेल, फाउंड इन वेरियस टिश्यूज, पेरिफेरल ब्लड और लिम्फ नोड में या लिम्फ में पाया जाता है। दे हैव अ आर्म लाइक प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ये डिस्क्रिप्शन दे देता है, फिर आपसे ऑप्शन पूछता है। तो अगर आपके पास कोई सेल है, अगर आप किसी सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने देखा कि उस सेल के पास एक आर्म लाइक प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है उस सेल के अंदर, डेफिनेटली वह आपका डेंड्राइटिक सेल होगा। Dendritic cell required to initiate a immune response, very efficient at a presenting antigen to both TH cell और CD4 और CD8 TC सेल। ये दोनों टर्म बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है, इसलिए मैं बार बार इसको हाईलाइट करता हूँ
कि CD4+ सेल जो है टी हेल्पर सेल कहलाता है और CD8+ सेल जो है वो TC सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल कहलाता है, MHC। सेकेंड मॉलिक्यूल TH सेल के पास एंटीजन का प्रेजेंट करता है, वहीं पर MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वह CD8 के पास रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका ये जो सेल्स होती हैं यह एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाती है। उसी में से डेंड्राइटिक सेल भी एक तरह की सेल है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करती है, बट ये दोनों को प्रेजेंट कर सकती है, TH सेल को भी कर सकती है और TC सेल को भी कर सकती है। सिक्रीट साइटोकाइंस दैट डायरेक्ट द नेचर ऑफ टी सेल रिस्पॉन्स। जो आपका डेंड्राइटिक सेल है, DC सेल है, यह साइटोकाइंस रिलीज करती है जो कि टी सेल रिस्पॉन्स को डायरेक्ट करने में काम आता है। और जैसे इंटरल्यूकिन 12 फॉर TH1। दूसरा हम बात करेंगे मैक्रोफेजेस की। जो मैक्रोफेजेस है यह भी एक फैगोसाइटिक सेल है। डेंड्राइटिक सेल भी एक फैगोसाइटिक सेल है। यह पहले एंटीजन, बैक्टीरिया, पैथोजन को इनगल्फ करती है, देन दे प्रेजेंट दिस एंटीजन टू दी TH और TC सेल। लाइक दिस मैक्रोफेजेस जो है यह भी एक फैगोसाइटिक सेल है। और फैगोसाइटिक सेल में जो भी सेल शुरुआत में जाके फाइगोसाइटोसिस करती है तो वो सेल आपका पार्टिसिपेट करते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में। तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में ये जो मेन रूप से काम करती है वो है न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स को ये फॉलो करती है। मतलब इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने के लिए मैक्रोफेज की ज़रूरत होती है। मैक्रोफेज भी बहुत सारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं दैट प्रोमोट द इम्यून रिस्पॉन्स। मैक्रोफेजेस एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस रिलीज करता है जो बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है या बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करता है जो कि इन्फ्लामेशन को कॉज करता है। और कॉम्प्लीमेंट डेरिवेटिव कॉम्प्लीमेंट्स को डिराइव करता है या रिलीज करता है। फैगोसाइटोस एंड इनएक्टिवेट करता है माइक्रोब्स को बाय दिस केमिकल। पहली बात तो बैक्टीरिया या एंटीजन को खा जाएगा, फैगोसाइटोस करेगा। दूसरा, अगर फैगोसाइटोस नहीं कर पा रहा तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्रिएट करके या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को सिक्रीट करता है जो कि वो माइक्रोब्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे हम ऑप्सनिन नाम से जानते हैं, और ऑप्सनाइजेशन कर देता है जिससे कि वो जो बैक्टीरिया वो और ससेप्टेबल हो जाएगा फैगोसाइटोसिस के लिए। कभी कभी वो माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट कर देता है। मैक्रोफेज जो है वो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल CD4 TH सेल के पास रिप्रेजेंट करता है। मैंने ऊपर ही बताया था कि CD4 क्लास 2, CD8 क्लास 1, CD4 TH सेल, CD8 TC सेल होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैक्रोफेज फॉलो द न्यूट्रोफिल्स इन इन्फ्लामेशन phagocytose and process the antigen and present this antigen to the MSTHT helper cell. After this presentation, T helper cell just differentiate into the TH1, TH2 and TH and different type of the TH cell, and that activate the cascade of the reaction which neutralize the cytotoxic. चलिए, मैक्रोफेज दो कंडीशन में हो सकता है, एक जो कि नॉर्मल कंडीशन है, एक जो कि वो एक्टिवेटेड कंडीशन है, मतलब एंग्री कंडीशन है। जिस कंडीशन में मैक्रोफेज क्या करेगा, जिस कंडीशन में मैक्रोफेज बैक्टीरिया को खाएगा दैट इज कॉल्ड एंग्री मैक्रोफेजेस। और एंग्री मैक्रोफेजेस और नॉर्मल मैक्रोफेजेस में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? एंग्री मैक्रोफेजेस की साइज जो होती है कंपेयर टू नॉर्मल मैक्रोफेजेस बहुत ही ज़्यादा होती है। that exhibit enhanced antimicrobial inflammatory antigen presenting activity। मतलब
जो एंग्री मैक्रोफेजेस है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है और एंटीजन प्रेजेंटिंग एक्टिविटी भी रखता है। एक्टिवेशन कैसे इनिशिएट होता है? बाय द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द पार्टिकुलेट एंटीजन्स एंड एनहांस्ड बाय इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस बाय द टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन गामा कहाँ से रिलीज होता है? टी सेल से रिलीज होता है और नेचुरल किलर सेल से रिलीज होता है। नेचुरल किलर सेल और टी सेल अगर इंटरफेरॉन गामा रिलीज करते हैं तो दिस इंटरफेरॉन गामा जो है मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा और मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस को प्रोसेस को करेगा। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को करके वो क्या करेगा? एंटीजन को प्रेजेंट करेगा MSC क्लास 2 CD4 प्लस टी हेल्पर सेल के पास, जिससे टी हेल्पर सेल डिफ्रेंशिएट होके क्या करेगा? अदर पर्टिकुलर मटेरियल को, मतलब अदर प्रोसेस को भी एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ तक हम माइक्रोफेज की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा टर्म्स हम देखते हैं MHC मॉलिक्यूल से रिलेटेड, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है और वे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ऑल MHC मॉलिक्यूल हैव एन एंटीजन बाइंडिंग साइट। अगर MHC मॉलिक्यूल की आप बात करोगे, डेफिनेटली हम इसको और ज़्यादा से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी हम लोग थोड़ा इसको देखने की कोशिश करते हैं। MHC मॉलिक्यूल जो है दो तरीके की होती है, एक इस तरह से होता है, एक ये बाइंड होता है इधर, एक ऐसा होता है और एक होता है आपका इस तरह से। अल्फा बीटा चेन जो है वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एंटीजन बाइंड होता है, यहाँ पे भी एंटीजन बाइंड हो सकता है। जो एंटीजन MSC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, उस बाइंड की जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा होता है यह समझने की जरूरत है। वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता। ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि MSC मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन बाइंडिंग साइट में जो बाइंड करेगा कौन सा बॉन्ड होगा? नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जब बाइंड करता है तो कौन सा बॉन्ड होता है? नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। शॉर्ट पेप्टाइड नॉन कोवैलेंटली एंटीजन बाइंडिंग साइट MSC मॉलिक्यूल में बाइंड होगा। ये जो एंटीजन है, जो एंटीजन यहाँ पे बाइंड हुआ, वो 2 तरह का हो सकता है, एक इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब बाहर से आया हुआ एंटीजन को डिग्रेड कर दिया जाए बॉडी के अंदर, दैट इज अ इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन जो है, या एक्स्ट्रासेलुलर मतलब वैसे इंट्रासेलुलर ही होगा। बाहर से आने वाले को पहले सेल में भेजा जाता है, सेल में भेजने के बाद जैसे मैक्रोफेज सेल जाता है, मैक्रोफेज सेल में जाके वो डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड होने के बाद वो MSC मॉलिक्यूल पे आता है। अगला है हमारा पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ MSC बाउंड पेप्टाइड। MSC बाउंड पेप्टाइड मतलब क्या है? MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स। एंटीजन की जगह क्या है? पेप्टाइड है। तो MSC बाउंड पेप्टाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम द फॉरेन प्रोटीन ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स बाय द टी सेल। तो जो MSC मॉलिक्यूल है वो अपने साथ पेप्टाइड को बाइंड करता है। दे फॉर्म द MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। द पेप्टाइड इज अ एंटीजन epitopes that present this complex या this peptide to the T cell, and T cell जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। 2 तरीके की MSC है, एक है क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल जो कि CD8 मतलब TC सेल जो है, जो कि CD8 पॉजिटिव सेल है, दैट रिकॉग्नाइज द एंटीजन्स एसोसिएटेड विद क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल। याद रखना है क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल, ये जो है क्लास फर्स्ट MSC, यह ऑल न्यूक्लिएटेड सेल जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल विद एंटीजन को रिकॉग्नाइज कौन करता है? साइटोलाइटिक या साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 प्लस सेल है।
अगर क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल है तो उसको हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करता है। हेल्पर सेल CD4+ सेल है तो CD4+ हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन्स एसोसिएटेड विद क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल which are expressed by a limited number of cell type collectively called antigen presenting cells and professional antigen presenting cell. Professional antigen presenting cell represent the class 2 MSC molecule and class 2 MSC molecule with antigen recognized by helper T cell and this helper T cell is a CD4+ cell. ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। मैंने तोड़ तोड़ के आपको हर एक पॉइंट को बताया है ब्रेक कर करके। चलिए इस बॉक्स में हम देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल्स भी तो फेगोसाइटोटिक नेचर दिखाता है, मैक्रोफेज भी दिखाता है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वाले बॉक्स में प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इसमें न्यूट्रोफिल्स के बारे में, इसमें मैक्रोफेज के बारे में। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, जैसे ही किसी भी टिश्यू में डैमेज होता है, टिश्यू में इंजरी होता है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स वहां पे पहुंच जाता है और न्यूट्रोफिल्स का पहुंचने की प्रोसेस को हम डायापेडेसिस कहते हैं। फर्स्ट टू अराइव एट द लोकल साइट ऑफ इन्फेक्शन और अ टिश्यू डैमेज कॉल्ड डायापेडेसिस। न्यूट्रोफिल सबसे पहले जाता है, न्यूट्रोफिल्स को फॉलो करते हुए आपका मैक्रोफेज पहुंचता है, मतलब अराइव लेटर। दोनों न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज दोनों जो है फैगोसाइटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, बोथ आर शो द फैगोसाइटिक एक्टिविटी। बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वेरी इफेक्टिव, न्यूट्रोफिल्स वेरी इफेक्टिव है और मैक्रोफेज जब तक एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि यह एक्टिवेशन के बाद लार्ज मॉलिक्यूल बन के तब जाके फैगोसाइटोसिस दिखाता है। मतलब न्यूट्रोफिल्स बहुत ही जल्दी हो जाता है बट मैक्रोफेज को थोड़ा टाइम लगता है। ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट न्यूट्रोफिल्स करता है और मैक्रोफेज नहीं करता है जब तक वो एक्टिवेट ना हो जाए। तो एक्टिवेट होने के बाद ये ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग ऑन क्लास 2 मॉलिक्यूल, न्यूट्रोफिल्स नहीं है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बल्कि मैक्रोफेज है। अगर आपसे पूछा जाए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स तीनों प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। साइटोकाइन सिक्रेशन न्यूट्रोफिल्स नहीं करते हैं, मैक्रोफेज करते हैं। एंटीजन डिपेंडेंट सेल इमीडिएट साइटोटॉक्सिसिटी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज दोनों करते हैं। लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है और ये लॉन्ग होता है मैक्रोफेजेस का। देखो ये वाली टर्म जो है लाइफ स्पेन शॉर्ट और एंटीजन ब्रस्ट दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की लाइफ स्पेन को ज़्यादा कर देंगे, ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारे पास हाइपोक्सिया होगी, हाइपोक्सिया होने से हम धीरे धीरे मर जाएंगे। क्योंकि अब इसी चीज़ का फ़ायदा जो न्यूट्रोफिल्स जो हैं, एक और टर्म है NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिसिटी करके होता है। इस केस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर का जो DNA है, वो सारे के सारे DNA बाहर निकल के मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेने से क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका हैंड है, यहाँ पे अगर आपने कुछ इंजेक्ट करा है कोई भी चीज़, तो इस फॉरेन पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में आके न्यूट्रोफिल्स के अंदर का DNA कुछ इस तरह से मेस से लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और अगर आप इसको हटा नहीं पाते हो क्विकली, तो यहाँ पे आपको दर्द होने लगेगा ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो जाएगी। और अगर आप 5 से 8 आवर के अंदर इसको सही नहीं करोगे तो यह पार्ट जो है डेड हो जाएगा। तो इसलिए देखो न्यूट्रोफिल्स की लाइफ स्पेन शॉर्ट है। अगर हमें इसको डेड करना है, मतलब इधर के पार्ट को डेड करना है, तो हमें एक ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि ये मैस लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, ये बाउंड्री बना रहे, जिससे कि इधर ऑक्सीजन डिफिशियंस होकर ये डेड कर जाए। दैट स्ट्रेटजी इज यूज बाय द स्नेक वेनम। कोबरा जो है, कोबरा नाजा यूज दिस स्ट्रेटजी फॉर किलिंग द पेशेंट। जो नाजा किल करता है तो वो ये वाला प्रोसेस न्यूट्रोफिल्स के जो DNA फ्रेगमेंट है उसे मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है
और इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजन डिफिशियंट होती है। ऑक्सीजन डिफिशियंट होने से 5 से 8 घंटे में अगर आप इसको नहीं सही कर पाते हो देन दिस पार्ट इज अ डेड। और अगर एक बार कोई पार्ट बॉडी का डेड हो गया तो डेफिनेटली दूसरे मतलब आप उसको वापस अलाइव नहीं कर सकते हो। ये भी बात आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। चैनल आपको इन्फॉर्मेशन तो देता है, आप में भी बहुत ही लाइटली इस चैनल को ले रहे हो, आप अपना नुकसान करोगे डेफिनेटली। चलो फिर बाय बाय। इसे हम नेट टॉसिस बोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप नेटोसिस सर्च करके पढ़ सकते हो कि ये न्यूट्रोफिल्स के थ्रेड्स कैसे बाहर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड इफ़ यू वांट।